Good morning to everyone. In today's lecture, we will try to understand hypersensitivity type 4 reaction. This will be the last topic in this series. And in this series, we will explore how reactions occur without antibodies. And we will also examine the two phases, a sensitizing phase and effector phase, along with understanding their mechanism. All right, let's get going a kick off today's lecture. टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या जिसका दूसरा भी नाम है सेल मीडिएटेड और इसका और एक नाम है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अभी तक हमने देखा टाइप 1 के अंदर उसमें हमने देखा कि आईजीई एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। टाइप 2 और टाइप 3 में हमने देखा कि किस तरह से आईजीएम और आईजीजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन ये जो टाइप 4 रिएक्शन है इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको सेल मीडिएटेड बोला जाता है। यहाँ पे फिर क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये एक डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगता है जो है अपनी रिएक्शन को होने में। देखिए यहाँ पे हमने लिखा इसको हम सेल मीडिएटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वाले रिएक्शन में हमें एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे अगर हमें ज़रूरत पड़ता है तो वो एक सेल की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको सेल मीडिएटेड बोला जाता है। अब ये कौन सी सेल है, ये हमारी टी लिम्फोसाइट सेल्स है जिसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। टी लिम्फोसाइट्स हमें पता है दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये बी लिम्फोसाइट हो सकता है या ये टी लिम्फोसाइट हो सकता है। इसीलिए इसको हम सेल मीडिएटेड बोलते हैं। डिलेड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट हम देखते हैं जब भी कोई रिएक्शन हो जाती है तो वो 12 आवर से पहले पहले हो जाता है, लेकिन इस रिएक्शन को होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसका जो पीक लेवल होता है वो आफ्टर 48 टू 72 आवर्स होता है, यानी इसको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए इसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हम बोलते हैं। इसको फर्स्ट टाइम रॉबर्ट कोच ने देखा था एक पेशेंट में, जिस पेशेंट को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ था। तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। इस हाइप टाइप 4 या जिसको हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं डीटीएच, इसको दो फेजेस के अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे हमने फेज़ 1 में टाइप 1 में पढ़ा था। जैसे इसमें भी हम देखेंगे सेंसिटाइजिंग फेज़ है जिसको इनिशियल फेज़ बोला जाता है, और सेकंड इसके अंदर इफेक्टर फेज़ होता है। अब हम देखेंगे इन दो फेजेस के अंदर क्या हो जाता है। तो पहले हम जानेंगे कि फ़र्स्ट फेज़ यानी सेंसिटाइजेशन फ़ेज़ में क्या होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही बॉडी के अंदर एंटीजन आ जाता है या कोई एलर्जन आ जाता है, ये एलर्जन या तो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ सकता है या हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है। इसके डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, हमारे बॉडी से जो है इस तरह के सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़े हैं। जैसे डेंड्राइटिक सेल है या मैक्रोफाज सेल हो सकता है। अब इन सेल्स का क्या काम है, ये आगे बढ़ के इन एंटीजन एलर्जन को कैप्चर करके इनको एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ करने के बाद इनको ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, और उसके बाद जो ये हमारी सेल होती है इसके अंदर एक रिसेप्टर होता है। ये वाई शेप का रिसेप्टर यहाँ पे मैंने बनाया है। ये रिसेप्टर इसको हम MSC2 क्लास बोलते हैं, क्योंकि डेंड्रिटिक सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर MSC2 ही प्रेजेंट रहता है, जैसे हमने टाइप 1 के अंदर पढ़ा था। MSC2 का यहाँ पे क्या काम है, जैसी सेल ने इनको इन एलर्जेंस को ब्रेक डाउन किया तो MSC2 आगे बढ़ के इसमें से एक को कैप्चर करेगा और उसको अपनी सरफेस के ऊपर शो करेगा ताकि बाकी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो वहीं यहाँ पे होता है, ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। यहाँ पे इसने एक एंटीजन को, यानी इसमें से एक फ्रेगमेंट को इस तरह से बाहर निकाला, तो ये इसका रिसेप्टर है MSC2। इसके आगे आप देखोगे ये डॉट शेप मैंने बनाया है, ये इसका एक फ्रेगमेंट है, यानी कि एंटीजन या एलर्जन का एक पार्ट है। उसके बाद यहाँ से काफ़ी सारे सेल्स आ जाते हैं, लेकिन ये भी हमने देखा कि MSC2 क्लास हमेशा बाइंड करता है CD4+ रिसेप्टर के साथ, यानी जिस सेल के पास CD4+ रिसेप्टर होगा खाली वही सेल आके यहाँ पे आके इसके साथ बाइंड कर सकती है। यहाँ पे हमारी जो सेल है ये हेल्पर सेल है। TH नेव TH सेल यहाँ पे मैंने लिखा है। नेव का मतलब अभी ये इमेच्योर है। टी हेल्पर सेल इसको हम बोलते हैं। तो इसके पास प्रेजेंट है CD4+ रिसेप्टर। तो जैसे ये सेल आगे बढ़ती है, यहाँ पे आप देखोगे CD4+ ये रिसेप्टर है। अब इस CD4+ MSC2 का यहाँ पे कंटैक्ट होना है।
लेकिन चूंकि इनके बिटवीन एक मॉलिक्यूल है, एक एंटीजन है, तो इसका कांटेक्ट हमारे इस नेव टी एच सेल के साथ हो जाता है। इसके अलावा ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये कुछ केमिकल्स को यहाँ पे रिलीज़ कर लेता है। जैसे एक केमिकल यहाँ पे हमने शो किया इंटरल्यूकिन 12, और दूसरे जो केमिकल्स है उनमें इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 23 को ये रिलीज़ कर लेता है। इसके बाद जैसे ही नेव टी सेल का कांटेक्ट हो जाता है इस एलर्जिन के साथ, ये नेव टी सेल भी एक केमिकल को रिलीज़ कर लेता है जिसको हम इंटरल्यूकिन 2 बोलते हैं। ये इंटरल्यूकिन 2 जो है, ये एक ऑटोक्राइन ग्रोथ फैक्टर होता है। इस इंटरल्यूकिन 2 का क्या काम होता है? अभी तक हमने देखा ये नेव टी एच सेल थी, एक इमेच्योर सेल थी, लेकिन जैसे ही इसका कांटेक्ट एंटीजन एलर्जिन के साथ हो जाता है, इसने रिलीज़ किया IL-2 इंटरल्यूकिन 2। इससे क्या होता है? काजेज प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है यहाँ से काफ़ी सारे सेल्स बन जाते हैं, यानी इस एक सेल से काफ़ी सारे दूसरे सेल्स बनते हैं। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है इस एक सेल से डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं, उन सेल्स का अलग सा काम होता है। तो वही यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे प्रोलिफरेशन भी हो गया, यानी कि डिफरेंट सेल्स यहाँ पे बनते हैं, लेकिन ये जो सेल्स बनते हैं ये भी डिफरेंट है। एक सेल यहाँ से TH1 बनती है, दूसरी सेल TH17 बनती है। इन दोनों का अलग अलग यहाँ पे काम होता है, इसीलिए इसने यहाँ पे IL-2 रिलीज़ किया, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंसिएशन हो सके। अब यहाँ पे हमने देखा कि टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 17 सेल, यहाँ पे दो सेल्स बन जाते हैं। ये सेल्स मेमोरी सेल्स की तरह काम करते हैं, यानी अब ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, और इनको पता है सेकंड टाइम अगर यही एंटीजन एंटर हो जाता है तो इनके पास उसकी मेमोरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि अब यही दो सेल्स TH1 और TH17 हमारे सर्कुलेशन के अंदर रहते हैं, और ये अब क्या होते हैं, ये अब रेडी टू रिएक्ट करेंगे, यानी कि जब भी सेकंड टाइम सेकंड एक्सपोजर होगा, सेकंड टाइम फिर से यही एंटीजन एलर्जन एंटर होगा, उस टाइम पे ये सारी प्रोसेस फिर से रिपीट नहीं होगी। उस टाइम पे डायरेक्टली ये सेल्स निकल के उसके ऊपर एक्ट करेंगे। ये हमने पढ़ा इस सेंसिटाइजेशन फेज़ के अंदर कि क्या हो रहा है। सेकंड फेज़ हम देखेंगे इफेक्टर फेज़, री एक्सपोजर टू एंटीजन। इसका मतलब है, ये तो हमने देखा कि फर्स्ट टाइम एंटीजन बॉडी में आया, एलर्जन बॉडी में आया, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर वही एंटीजन सेकंड टाइम बॉडी के अंदर एंटर होगा, उस कंडीशन में ये सारा मैकेनिज्म फिर से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में अब ये दो मेमोरी सेल्स प्रेजेंट है। इसीलिए जब भी सेकंड टाइम एंटीजन एंटर होता है, यहाँ पे एंटीजन मैंने बनाए, उस टाइम पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है TH1 और TH17 सेल्स को, जो कि ऊपर हमने देखी किस तरह से बने थे। तो ये दो सेल डायरेक्टली निकलते हैं। TH1 जो यहाँ से निकलता है ना, ये कुछ साइटोकाइन कुछ कीमोकाइनेस को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये मैक्रोफाज को रिक्रूट करता है, यानी मैक्रोफाज को एक मैसेज आती है कि यहाँ पे हमें आप लोगों की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई एंटीजन आ गया। तो इसीलिए TH1 सेल इसको रिक्रूट करता है कि तुम यहाँ पे आ जाओ और अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर लो। इसके अलावा ये इंटरफेरॉन, यहाँ पे इंटरफेरॉन नेक्रोसिस गामा नाम के केमिकल को भी रिलीज़ कर लेता है। अब इस IFN गामा का यहाँ पे क्या काम है? इसका ये काम है कि सबसे पहले ये इंक्रीज्ड एबिलिटी टू फैगोसाइटोस कर लेता है। इंक्रीज्ड एबिलिटी टू फैगोसाइटोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये मैक्रोफाज, जैसे इनको इन्होंने रिक्रूट किया, तो मैक्रोफाज अब इनको एनगल्फ करेंगे। तो IFN गामा साइटोकाइन की हेल्प से ये मैक्रोफाज काफ़ी ज़्यादा फैगोसाइटोसिस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है इन एंटीजन्स को एनगल्फ करेंगे। दूसरा, इस IFN गामा का क्या काम होता है? ये इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ MSC2 कर लेता है। यहाँ पे हमने देखा कि MSC2 यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो अगर ज़्यादा MSC2 इस, यानी कि अगर IFN गामा की वजह से ज़्यादा MSC2 बनेंगे, तो ये ज़्यादा एंटीजन को कैप्चर करेगा। ये भी काम होता है, IFN गामा का ये काम होता है। तो ये पर्टिकुलरली इसके दो काम होते हैं। तो जैसे ही ये एंटीजन सेकंड टाइम बॉडी में एंटर होता है या एलर्जन एंटर हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर TH1 TH17 को रिलीज़ करेगा। TH1 साइटोकाइन कीमोकाइन को रिलीज़ करके इन मैक्रोफाज को रिक्रूट करेगा कि यहाँ पे आ जाओ, अभी हमें आपकी नीड है। इसी तरह से IFN गामा को भी ये रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो ये फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, इंक्रीज़ कर लेता है। दूसरा, इसका क्या काम होता है, ये MSC2 के एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ करता है। ये जो सेकंड सेल यहाँ पे होती है TH17,
इस TH17 से भी कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22। अब इसका क्या काम है, क्योंकि यहाँ पे अगर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा एंटीजेन्स आ गए हैं, यहाँ से कुछ मैक्रोफाज निकलेंगे, लेकिन चूँकि अगर ज़्यादा यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोजर हो गया तो हमें ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वही काम होता है TH17 का। ये बाकी जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, बाकी जैसे न्यूट्रोफिल मोनोसाइट है, उनको ये मैसेज देती है, उनको ये बुलाती है कि अभी हमें यहाँ पे आप लोगों की नीड है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी सारे सेल्स इस तरफ आ जाते हैं। तो यही काम होता है TH17 का। तो यही इसमें दो फेजेस होते हैं, एक सेंसिटाइजेशन फेज़ में जो कि फर्स्ट एक्सपोजर में होता है, दूसरा है इफेक्टर फेज़ जो कि री एक्सपोजर या सेकेंड एक्सपोजर के टाइम पे हम देखते हैं। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से इस टाइप 4 के अंदर जो है सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमने देखा कि सेंसिटाइजेशन फेज़, इफेक्टर फेज़ किस तरह से काम करता है। तो ये तो हम बात कर रहे थे हेल्पर टी सेल, क्योंकि अगर हम बात करेंगे टी लिम्फोसाइट की, टी लिम्फोसाइट सेल की, तो हमें पता है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक ये हो सकता है हेल्पर टी सेल और एक ये हो सकता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। अभी तक हमने हेल्पर टी सेल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में। ये जो हेल्पर टी सेल है, हमने देखा इसके अंदर जो रिसेप्टर होता है वो होता है CD4+। लेकिन जो अभी हमें पढ़ना है साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास, इसके पास रिसेप्टर होता है CD8+ रिसेप्टर इसके पास प्रेजेंट रहता है। वही यहाँ पे हमने लिखा साइटोटॉक्सिक टी सेल या CD8+ सेल में क्या हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी एक नॉर्मल सेल है, अभी तक ये हमारी नॉर्मल सेल थी, लेकिन इस सेल के अंदर हमारे जो है एंटीजन या एलर्जन चले जाते हैं। अब इस सेल को हम बोलेंगे इन्फेक्टेड सेल। अभी तक ये नॉर्मल सेल थी, लेकिन अभी इन्फेक्टेड सेल हो गई। इस इन्फेक्टेड सेल के पास जो रिसेप्टर होगा वो होता है MHC2। इतना हमें याद रखना है, जो फैगोसाइटिक सेल्स है, जो भी हमारे फैगोसाइटिक सेल्स है, चाहे मैक्रोफाज है, डेंड्रिटिक सेल है, इनके पास रिसेप्टर होता है MHC2, इनके पास प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल सेल है, इसके पास रिसेप्टर होता है MHC1। एक तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट, MHC2 हमेशा बाइंड करता है CD4+ रिसेप्टर्स के साथ, जबकि MHC1 हमेशा बाइंड करेगा CD8+ रिसेप्टर्स के साथ। इससे पहले हमने देखा MHC2 क्लासेस जो है मैक्रोफाज से निकलते थे, वो बाइंड होते थे CD4+ के साथ। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल सेल अभी तक थी, तो नॉर्मल सेल में MHC1 होगा। अब ये इन्फेक्टेड सेल बन जाती है, तो ये अपने रिसेप्टर को शो करते हैं, जिसको MHC1 हम बोलते हैं। इस MHC1 के आगे ही इसका जो है ये एक एंटीजन का फ्रेगमेंट होगा। अब ये MHC1 है, तो इसके साथ कौन बाइंड करेगा, इसके साथ खाली CD8+ सेल्स बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक सेल है जिसके पास CD8+ का रिसेप्टर है, तो ये सेल हमारी साइटोटॉक्सिक यानी टी साइटोटॉक्सिक सेल हमारी होगी। ठीक है, तो यही खाली इसके साथ बाइंड करेगी। तो जब भी इसके साथ बाइंड करती है, इस सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं, जैसे परफोरिन इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर ग्रेन्जाइम्स प्रेजेंट है, यानी इस टी साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास। इससे क्या होगा, जैसे इनका कांटेक्ट होता है, तो ये सबसे पहले यहाँ से परफोरिन नाम का एंजाइम निकलता है। वो परफोरिन जाके क्या करेगा, इस सेल में पोर्स बनाएगा, छोटे छोटे होल्स बनाए गए इस सेल के अंदर। ये काम है परफोरिन का। उसके बाद ग्रेन्जाइम एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, टॉक्सिक एंजाइम है। उसके बाद ये ग्रेन्जाइम जाके इन पोर से एंटर होके सेल के अंदर जाएगा और इस सेल को बर्स्ट करेगा, इसको लाइसिस करेगा, जिसकी वजह से न सिर्फ सेल डैमेज हो पाएगी, उसके सराउंडिंग जो टिश्यू है उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये था सिंपली CD8+ या साइटोटॉक्सिक टी सेल में क्या मैकेनिज्म हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा जो ट्यूबरकुलिन रिएक्शन, यानी कि जो हम मैनटॉक्स टेस्ट करते हैं, अगर हमें डिटेक्ट करना है ट्यूबरकुलोसिस, तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, उसके आर्म के फोर आर्म के ऊपर हम क्या करते हैं, स्किन के अंदर हम एक सैंपल को इंसर्ट करते हैं, एंटीजन को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद 48 to 72 आवर्स तक हम वेट करते हैं, फिर हम वहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। अगर ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट हो तो वो जो वहाँ पे एक व्हील बन जाता है, तो वो बड़ा हो जाता है, यानी कि इस रिएक्शन को होने में टाइम लगता है। तो इसको भी इसलिए हम पढ़ते हैं ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं, या इसको हम इसलिए सॉरी डिलेड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसको आने में काफ़ी टाइम लगता है। इसी तरह से कंटैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। इसका मतलब कभी कभार हमारा कंटैक्ट मेटल के साथ होता है। कुछ पर्सन को मेटल से क्या होता है, एलर्जी होती है, ड्रग से
कुछ लोग उस कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं और सोप से। तो कभी-कभार हम इनका यूज़ करके हमें एलर्जी हो जाती है और ये वो एलर्जी उसी टाइम पे नहीं होती है, यानी कि जैसे ही हम इसकी चीज़ का यूज़ करेंगे तो कॉन्स्टेंटली ये नहीं होता है, बल्कि इनको होने में भी टाइम लगता है। ये अपनी रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन उसको भी टाइम लगता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम डिलेड हाइपर